हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 13 अगस्त हो चुका है, यानी इस महीने में केवल 18 दिन बाकी है। तो आप जानते हैं साथी, इन्हीं 18 दिन में हमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट को हल करना है। तो लगातार हम लोग एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए इसी महीने में साथी हमें कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट को करना है, जो कि साथी डेली कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज साथी सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इस सेट में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और आपको डेली इस प्रैक्टिस सेट में टारगेट भी मिल रहा है। तो आज टारगेट आप सभी का 45 प्रश्न ठीक करने का होगा। तो ध्यान देंगे साथी, पूरे 50 क्वेश्चन को हल करना है, तो ट्राई करिएगा 45 क्वेश्चन आपके हिसाब से ठीक बैठे। क्योंकि यदि साथी आप एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो समझिए आप सभी के पास 18 दिन इस महीने में और मान के चलिए 18 दिन उस महीने में, यानी 36 दिन आप सभी के पास है एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए। तो क्या आप रेडी हैं साथी इन 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने के लिए? बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज की इस क्लास में होने वाले हैं, जैसे आपकी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो ट्राई करिएगा साथी पूरे 50 क्वेश्चन को हल करने का और सारे 50 क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथी जो एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए अपनी डेली क्लास आती है, एक तो सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:35 पे और साथ ही शाम में 6:35 पे। तो लास्ट में अपना स्कोर करेंगे साथी कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न हल करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? बताइए। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 217 में है, यानी पहले का ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? बताइए साथी, वंस अ डांसर ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा एलेग्रा केंट की है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वंस अ डांसर, नाम भी देखिए भाई किसकी आत्मकथा है, एलेग्रा केंट की है। ये नाम आपको भूलेगा नहीं, ओके, क्योंकि नाम ही ऐसा है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? बताइए साथी, किस मंडल में सभी जो प्राकृतिक भूकंप है वो कहाँ पर आते हैं, यानी किस मंडल में? तो याद रखिएगा साथी, स्थल मंडल में आते हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, किसी कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? बताइए साथी, किसी कैदी की शीघ्र सुनवाई के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? तो साथी याद रखिएगा जीवन के अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, महाकाव्य कविता सावित्री जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक रूप में वर्णित किया है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए साथी, महाकाव्य कविता सावित्री जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक रूप में वर्णित किया है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी निम्न में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? बताइए साथी, विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्न में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? बताइएगा। तो याद रखिएगा साथी ढीमसा है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? बताइए साथी, मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि जो रजिया थी अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? ऐसा किसने माना था? तो याद रखिएगा मिन्हाज
सिराज ने माना था। ऑप्शन ए मिन्हाज ए सिराज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए साथी, जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथी याद रखिएगा सिंधु नदी की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए, तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा जॉन मार्शल द्वारा। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए साथी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथी याद रखिएगा 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और निम्नलिखित में से किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई? बताइए साथी, किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई थी? तो सबसे पहले जो सिकंदर ने पंजाब पे आक्रमण किया था, यदि आपको याद होगा तो साथी 326 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु हो गई थी कब? 323 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा साथी, तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद होती है? बताइए साथी, किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद होती है? तो साथी याद रखिएगा ये स्टीपल चेज में होता है। किसमें साथी? स्टीपल चेज में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? बताइए साथी, किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? तो याद रखिए साथी व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्यौहार हैं? बताइए, दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्यौहार हैं? तो याद रखिए नेपाल देश के। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? बताइए दोस्त, किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी? तो साथ ही याद रखिएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की थी। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को। तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपने पढ़ा है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए साथी, तो आप जानते हैं साथी कृष्णा नदी की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद को धारण करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुसार बताना कि प्रत्येक राज्यपाल अपने पद को धारण करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा? तो सर जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा और पहले हस्ताक्षर करेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। हरिहरन को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? एमटीएस का ये तो साथी फेवरेट सवाल है, याद रखिएगा। तो हरिहरन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कला संगीत में। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो ऐसा करने वाले साथी याद रखिएगा डोमिंगो पायस थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को।
अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया गया था? बताइए, अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, प्राकृतिक वास का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? जो साथी प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक थी महाभाष्य, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई याद रखिएगा, पतंजलि के द्वारा। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 को, बैडमिंटन में नेट की केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो साथी बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, कितने फीट? तो याद रखिएगा साथी 5 फीट। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा डेविड आर के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? बताइए साथी, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो साथ याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली एक फसल है? तो साथी भारत में रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली एक फसल है, वो कौन सी है? रबी मतलब साथी आप जानते हैं ठंडी का समय, जो कौन सा मौसम, जो साथी आपका विंटर का मौसम होता है, इसमें गेहूं होता है। आप जानते हैं साथी जनवरी फरवरी में ये आपका बोया जाता है और ये साथी आपका मार्च अप्रैल मई में काट लिया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को, दीवाने आम जिसमें पिएट्रा ड्यूरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, ये किस स्मारक का हिस्सा है? दीवाने आम जिसमें पिएट्रा ड्यूरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, ये किस स्मारक का हिस्सा है? तो साथ ही लाल किला का हिस्सा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, ओलारिपू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? बताइए साथी, ओलारिपू ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम की। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ये सवाल बताइए मेरे दोस्त, किस समाज सुधारक ने 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो भाई याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने साथी नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो आप जानते हैं लगातार क्लास चल रही है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ज़रूर से ज़रूर। ओके, 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और ये किसके खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी? बताइए साथी, 1905 में कौन से विभाजन हुआ था जिसमें साथी हिंदू और मुस्लिम ने अपनी एकता और ये किसके खिलाफ अपने विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी? तो साथी आप जानते हैं 1905 में कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। आप जानते भाई, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया? बताइए साथी, संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया था? तो साथी याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 2011 की जनगणना भारत में आयोजित कौन सी आधिकारिक सर्वेक्षण थी? किस नंबर की आधिकारिक सर्वेक्षण थी जो साथी 2011 की जनगणना भारत में हुई थी? तो आप जानते भाई 15वें नंबर की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? तो साथी याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। बैडमिंटन में किनारों पर नेट को भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? कितने फीट? बैडमिंटन में किनारों पर नेट को भूमि से नहीं जमीन से कितने ऊंचाई पर लगाया जाता है? कितने फीट? तो साथी 5.1 फीट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था? बताइए दोस्त, किस वर्ष भारत महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था? तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर जी, 2016 का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल किस वर्ष में लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे? बताइए साथी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल किस वर्ष में लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे? तो किस वर्ष में हुई थी? तो अप्रैल 1936 में हुई थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? तो कौन सा साथी सल्फर हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? तो सिंपल सा है सर जी, हमने तो सुना SF6 है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल साथी, यही ऑप्शन भी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुई थी? बताइए साथी, किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुई थी? तो साथी याद रखिएगा लाला लाजपत राय जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत से आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है? बताइए साथी, भारत से आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है? तो साथी याद रखिएगा काली चाय। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? बताइए साथी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक कौन होता है जो कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो साथी याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? बताइए, जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत है ये किस पर्वत पर स्थित है? तो साथी याद रखिएगा ये हिमालय पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से संगीतकारों में से कौन अकबरों के 9 रत्नों का एक सदस्य था? तो इन संगीतकारों में से अकबर के 9 रत्नों में एक कौन सदस्य है? तो सर जी हमें तो तानसेन दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथ ही याद रखिएगा जीवाश्मिकी कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? बताइए साथी, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? तो भाई याद रखिएगा मणिपुरी की। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले
बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए साथी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भाई याद रखिएगा, हसन गंगू थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथी, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर जी 2008 में, वर्ष 2008 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? बताइए साथी, कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथी, मुजिरिस है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्त, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो सर ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो साथी विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा, रूस देश है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बताइए दोस्त, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सर ये गुजरात में स्थित है रानी की वाव, जो कि साथी है सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त तो लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए साथी, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर जी बेगम के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का आज की सेशंस यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार किया है। भाई हमने आपसे वादा किया है, यदि साथी आप डेली क्लास ले लेते हैं, हमारी जो 3 क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं जो साथी आपके पेपर में एमटीएस और हवलदार जीके और इंग्लिश मेन ही सब्जेक्ट होता है, यदि आप डेली क्लास कर लेते तो भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन साथी आपको डेली क्लास करनी पड़ेगी तभी मेरे दोस्त, क्योंकि हमने जिस तरह से मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है हमारी तरह। ओके साथी, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत भाई जरूर करिए, अच्छे से मेहनत किया जाए। क्यों ना साथी इस 35-36 में अपनी तैयारी ऐसी कर लिया जाए 35-36 दिनों में कि हाँ लगे कि एक सीट हमें इस बार लेनी है। ओके, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और साथी जो आज दोपहर में 12:35 पे क्लास आएगी वो साथी रीजनिंग क्लास आएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बीच बीच में हफ्ते में 3 क्लास देना है रीजनिंग का, तो वो क्लास आप लेंगे कल, और सॉरी आज दोपहर 12:35 पे। ओके, तो मिलते हैं साथी दोपहर में एक और नए क्लास का। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।